आज की कहानी मेरे इस नए YouTube चैनल पर आप सभी का मैं अंतर हृदय से अभिवादन करता हूं। दोस्तों, सम्राट विक्रमादित्य की धारावाहिक रूप में कहानियां आपके सामने मैं प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहा हूं। वेताल और विक्रम। वेताल इतना विचक्षण, इतना बुद्धिमान कि ऐसी कुछ पहेली युक्त कहानी का अंत करता और महाराज विक्रमादित्य से उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने के लिए प्रश्न फेंक देता। उसी कहानी के अंतर्गत बातों को बताते हुए, और उसे मालूम था राजा विक्रमादित्य युक्ति युक्त उत्तर देंगे, और महाराज विक्रमादित्य भी इसी कारण से अपना मौन भंग कर देते थे और वेताल को जो कुछ क्षीर नीर की तरह न्याय है कहानी के माध्यम से अपने उत्तर में बता देते थे। और वेताल जैसे ही महाराज विक्रमादित्य ने अपना मुंह खोला, जवाब सुना उनका, और हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ पे जाकर लटक जाता था जिस पेड़ पर वो पहले से लटका रहता था। इस तरह वो डिले करते जा रहा था कि महाराज विक्रमादित्य मुझे उस तांत्रिक के पास ना ले जाए। उस तांत्रिक के वश में होने के बजाय यदि मैं विक्रमादित्य के वश में हो जाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। पर इतना जल्द वेताल विक्रमादित्य के भी वश में नहीं होना चाहता था। वो विक्रमादित्य को अच्छी तरह से परख लेना चाहता था। आखिर फिर से जब विक्रमादित्य ने उसे पकड़ा और अपनी सुदृढ़ बाहों में जकड़ा और अपने कंधे पर पटक दिया और ले जाने लगे, तो वेताल अट्टहास करते हुए कहने लगा, विक्रम, लगता है तू मेरा पीछा छोड़ेगा नहीं, पर रास्ता तो तय करना है ना। इतना लंबा रास्ता और आधी रात होने आई है, काटना दुभर हो जाएगा। चल मैं फिर से तुझे एक कहानी सुनाता हूं। सुनो विक्रम, अयोध्या नगरी के अंदर वीर केतु नाम का राजा राज्य करता था। वीर केतु जैसा उसका नाम था, शूरवीर था। पर शूरवीर राजा के नामानुरूप होते हुए भी उसके नगर के अंदर आए दिन चोरी होती थी। राजा और प्रजा दोनों ही त्रस्त हो चुके थे, क्योंकि चोर भी इतना जबरदस्त था कि कहीं पे भी अपना सुराग नहीं छोड़ता था, सबूत नहीं छोड़ता था। परेशान हो गए थे। राजा ने तत्काल अपने रात्रि में जो गश्त लगाने वाले कर्मचारी थे, सिपाही थे, उन सबको बुलाया और बुरी तरह से लताड़ते हुए कहा कि तुम कितने निकम्मे हो चुके हो। चोरी प्रतिदिन होती जा रही है, प्रजा त्रस्त हो रही है, सुख की और चैन की नींद नहीं सो पा रही है, और तुम चोर पकड़ नहीं पा रहे हो। यदि तुमसे नहीं होता है तो मना कर दो, मैं खुद उस चोर को पकड़ कर बताता हूं। तो राजा बहुत ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि नगर के समस्त श्रेष्ठी वर्ग नगर सेठ के साथ, वहां का नगर सेठ रत्नसेन था। रत्नसेन जैसा उसका भी नाम, रत्नों के भंडार थे उसके घर के अंदर। पर इन लोगों ने आकर, सभी श्रेष्ठियों ने आकर राजा से कह दिया कि महाराज, यदि चोरियां आपके नगर में नहीं रुकी तो मजबूरन हम सभी श्रेष्ठी
दूसरे नगर में व्यापार करने के लिए चले जाएंगे, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा। जहां पर हम सुरक्षित नहीं, ऐसी जगह रहने से क्या फायदा। इसी बात का गुस्सा महाराज वीरकेतु के दिलो दिमाग में था और उन्होंने अपने समस्त रात्रि में गश्त लगाने वाले सिपाहियों को लताड़ना शुरू कर दिया था। रत्नसेन सेठ की एक सुंदर सी लड़की थी, सयानी हो चुकी थी, विवाह योग्य हो चुकी थी, कई रिश्ते आए थे, पर इस सुंदरी ने प्यार से, रत्नसेन उसे मनु कहते थे, सबको रिजेक्ट कर दिया था। रत्नसेन परेशान थे कि बेटी अब इतनी बड़ी हो गई है और कोई भी रिश्ता इसे पसंद नहीं आता है, क्या किया जाए। और दूसरी परेशानी नगर में चोरों की। मनु जो थी, ये सुंदरी सेठ की लड़की, राजोद्यान के अंदर जाती थी और चुपचाप जो बड़ी लंबी दीवार थी उसके ऊपर खड़ी हो जाती और कैरिया चुराती थी। उसे बड़ा मजा आता था। राज्य सिपाहियों की नजर चुराकर ये काम वो किया करती थी। वैसे राजोद्यान में घूमने के लिए किसी को मनाही नहीं थी, वो सबके लिए खुला था, पर कोई चीज को कोई हाथ नहीं लगाएगा ये भी हिदायत दे रखी थी। पर जहां पर जो चीज मना की जाती ना, वो चीज लोग अवश्य में वो करते हैं। ये प्रथा आज की नहीं, परंपरा से चली आ रही है। आज भी यदि कहाँ लिखा रहता है दीवारों के ऊपर, यहां पर पार्किंग न की जाए, ये पार्किंग जोन नहीं है, तो भी जानबूझ के हम लोग वहीं पे पार्किंग करेंगे। सिग्नल की पालना हम नहीं करेंगे। लिखा जाता है यहां पे कचरा न डाला जाए, तो वहां पे जानबूझ के कचरा डालेंगे। तो उस उद्यान का भी नियम था कि कोई भी फल और फूल को कोई हाथ नहीं लगाएगा, तोड़ेगा नहीं। पर ये सुंदरी, इसे बड़ा मजा आता था चोरी करने में। एक दिन ये दीवार के ऊपर चढ़ी हुई थी, कैरियों को तोड़ने की कोशिश कर रही थी। अचानक इसका पैर उस दीवार से फिसलता है और ये नीचे गिरती है। दीवार काफी लंबी थी। इसने सोचा कि अब तो मैं गई, मेरी हड्डी पसली आज टूटने वाली है। पर नीचे एक नवयुवक खड़ा था, उसने अचानक गिरती हुई सुंदरी को लपक लिया, सीधा इसकी बाहों में ही आई और इसने सुरक्षित उसे जमीन पर उसके पैर टिकाया और कहने लगा, तुम क्यों दीवार के ऊपर चढ़ी थी। तब ये मनु कहने लगी कि मुझे चोरी करने में बड़ा मजा आता है, मैं कैरिया तोड़ रही थी। अरे पर चोरी करना तो गुनाह है और यहाँ पे मना किया गया है, कोई भी फल और फूल को तुम तोड़ नहीं सकती, फिर तुम क्यों कर रही हो। यही तो बात है, मुझे चोरी करने में बड़ा आनंद आता है और मैं नजरें चुराकर बराबर चोरी कर लेती हूं। पर आज नसीब ऐसा कि मैं कैरी तोड़ नहीं पाई और नीचे गिर गई। पर तुम कौन हो, तुम्हें पहले कभी इस उद्यान में देखा नहीं। इसने कहा, मैं कौन हूं ये तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पर ये बताओ तुम कौन हो, कहां रहती हो। तो ये कहने लगी, मैं यहाँ के नगर सेठ रत्नसेन की इकलौती लड़की हूं। दोनों की आंखें मिली थी, एक दूसरे को देख रहे थे। ये चोर भी बहुत सुंदर था, इसकी देह यष्टि, इसकी सोच, इसके विचार सुनने के बाद लगता था कि ये तो कोई अच्छे खानदान का लड़का है। सारी बातें हुई, दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। अब इस चोर ने कहा कि
क्या तुम्हें सचमुच में केरी चाहिए? मैं तोड़ के दूं? क्या तुम दीवार पे चढ़ के तोड़ के दोगे? नहीं, तुम देखो तो सही। और चोर ने वहीं पे खड़े खड़े इस तरह से जंप लगाई, वो सीधा दोनों केरियों को तोड़कर नीचे आया, मानो आकाश में उड़ा हो और फिर से नीचे आ गया हो। लड़की तो देखते ही रह गई। इसने कहा कि तुम तो कमाल के हो, क्या स्फूर्ति से तुम ऊपर उड़े और वापस नीचे आ गए, किसी को पता भी नहीं चला। ये मुस्कुराया, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है, तुम जो ऊपर वाली केरी है वो पकने में आई है, उसे तोड़ के दिखाओ, तब मैं तुम्हें मानूं। अब चोर के लिए तो चैलेंज था। चोर ने सीधा उल्टा हुआ, उसने दोनों हाथ नीचे जमीन पे रखे और पैर ऊपर, जैसे एक्सरसाइज करते पैरों पे तो सभी चलते हैं, पर ये हाथों पे चल के दिखा रहा था। उसने वहीं पे राउंड मारा और हाथों से ही जंप लेके जैसे स्प्रिंग ऊपर उड़ा, और वही केरी पैरों से, क्योंकि हाथ तो इसके नीचे थे, पैरों से उसने तोड़ी और वही हवा में ही कलाबाजी करता हुआ सीधा हुआ, केरी को उछाला, वापस हाथ से कैच किया, और ये सब कुछ विद इन सेकेंड में पलक झपकते ही वो वापस नीचे आ गया कैच करके, और लड़की के हाथ में वो केरी दे दी। ऐसी कलाबाजी, ऐसी सर्कस इसने पहले जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। ये बड़ी प्रभावित हो गई। अब दोनों बहुत नजदीक आने लगे, वार्तालाप हुआ, कल फिर मिलेंगे, कल फिर मिले। ऐसे करीब करीब वो 7-8 दिन तक रोज मिलते रहे, और रोज ये उसकी इच्छा पूरी करने लगा, अलग अलग तरीके से केरियां तोड़कर। आखिर इसने कहा कि देखो, तुम सुंदरी हो, यहां के नगर सेठ की लड़की हो, किसी ने तुम्हें देख लिया चोरी करते हुए तो तुम्हारे ऊपर तो चोरी का कलंक लग जाएगा। लड़की कहने लगी, मुझे किसी का डर नहीं, मैं मेरे पिताजी को कह के आती हूं, और मेरे पिताजी और राजा जी दोनों अच्छे दोस्त हैं। पर तुमने बताया नहीं अभी तक कि तुम कौन हो। अब चोर ने सोचा कि अब इसे मन ही मन दिल तो दे बैठा हूं, इसके बिना अब जीना दुश्वार सा होने लगा है, सब कुछ इसको सच सच बता देता हूं। और तनिक सोचकर उसने कह दिया कि मैं चोर हूं और चोरी ही मेरा काम है। इसने उस लड़की से कुछ छुपाया नहीं, सब कुछ सच सच बता दिया। पर यह लड़की मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठी थी। चोर भी मन ही मन इसे चाहने लगा था। इधर राजा ने, क्योंकि रात को चोर अलग अलग जगह जाकर चोरी करता और दूसरे दिन राज दरबार में आकर जब जहां पर चोरी हो गई है वे शिकायत करते, तो राजा परेशान हो चुका था। आखिर राजा ने घोषणा कर दी कि आज के बाद मैं स्वयं उस चोर को पकड़ने के लिए अपना वेश बदलकर यह काम करूंगा, पर मेरी प्रजा को सुख और चैन की नींद सोने से अब कोई रोक नहीं सकता है। सभी मंत्री, सामंत आदि ने कहा कि महाराज आप इतना कठोर निर्णय मत लो, हम अभी सजगता से उस चोर को पकड़ेंगे। पर राजा नहीं माना। वीर केतु ने जो निश्चय कर लिया सो कर लिया, ये सभी प्रजा को भी पता था। अब रात्रि के समय वीर केतु स्वयं अपना वेश बदलकर, बिल्कुल चोरों जैसा वेश बनाकर, अलग अलग नगर श्रेष्ठियों के वीथियों के अंदर, अट्टालिकाओं के आमने सामने से गुजरने लगा। उसे लगा चोर भी जरूर इधर ही आएगा, और वीर केतु एक फंदा डालकर दोरी का एक श्रेष्ठी के घर पे खुद चढ़ने लगे थे चोरों की भांति।
अब ये चोर भी अचानक उसी घर की तरफ आया और उसने देखा कि कोई चढ़ रहा है। उसने रस्सा हिलाया और कहा कि नीचे आओ, कौन हो तुम? वीरकेतु ने कहा कि मैं चोर हूं, तुम कौन हो? अरे चोर हूं तो इस तरह से रस्सी पे लटक के, ये कौन सा तरीका है तुम्हारा चोरी करने का? वीरकेतु ने कहा कि मैं यहां का नहीं हूं, मैं बाहर गांव से आया हूं चोरी करने के लिए। हमारे उधर तो ऐसी चोरी की जाती है, छत पर से जाके फिर हम सीढ़ियों के माध्यम से नीचे आते हैं और फिर चोरी करके वापस लटक के आ जाते हैं। चोर ने कहा अच्छा हुआ, यहां पर मैं एकाकी चोर हूं इस नगरी के अंदर, और मैंने यहां के राजा को भी परेशान करके रख दिया है। अच्छा हुआ, अब हम एक से दो भले, नीचे उतरो। नीचे आने के बाद में वो रस्सी भी हटाई और दोनों एक तरफ जाकर बतियाने लगे। धीरे धीरे राजा तो एकदम पेट में घुसने वालों में से था। मिलनसारिता का स्वभाव उसका, और रूप बदला हुआ कोई सवाल ही नहीं आता, रानी भी नहीं पहचान पाई, ऐसा उसने रूप बना लिया था चोरों का। इसने कहा चलो आज से हम मित्रता के सूत्र के अंदर आबद्ध हो जाते। दोनों ने मित्रता कर ली। अब ये चोरी करके जब निकलने लगा तो वीरकेतु ने कहा कि तुमने कभी राज दरबार में चोरी की है? चोर ने कहा नहीं, अभी तक तो नहीं की, पर एक बार मैं राज दरबार में भी चोरी करना चाहूंगा। चलो, तुम परदेसी हो और इस शहर में ही अब रहना चाहते हो तो मेरे घर पे ही चलो। वीरकेतु यही तो चाहते थे। चोर उन्हें अपने घर लेके गया। घर क्या, महलों से कम नहीं था इसका घर। बाहर से सिर्फ घर दिखता था, पर भीतर बहुत ही सुंदर और अलग अलग कमरों के अंदर उसने जो कुछ चोरी किए हुए धन दौलत थी, हीरे मोती थे, उनका ढेर लगा के रखा था अलग अलग कमरों में। राजा तो विस्फारित नेत्रों से देखता ही रह गया। क्या इतना सब तुमने अकेले ने किया? अब इसे थोड़ा गुरूर आ गया। उसने कहा हाँ, मैंने अकेले ने किया। पर कमाल क्यों हो तुमको अभी तक राजा के सिपाही पकड़ नहीं पाए? इसने कहा मैं कई तरह के करतब जानता हूं, एक पल के अंदर मैं इधर से उधर गायब हो जाता हूं, वो मुझे क्या पकड़ेंगे। बातों ही बातों में राजा ने अब सोचा कि इतने जल्दी इसको पकड़ना ठीक नहीं रहेगा। 3-4 दिन मैं इसके साथ ही इसकी सारी गतिविधियों को देखता हूं और फिर इसके ऊपर आक्रमण करके इसे पकड़ूंगा। वैसा ही हुआ। पर जितने दिन, मतलब 3 दिन भी राजा उसके साथ रहा, तो तीनों दिन चोरी करने के पहले ये चोर राजा को भी वहां ले जाता रत्नसेन की कोठी के अंदर, और जिस गवाक्ष में से वो जाता भीतर, वहीं पे ये सुंदरी सोई रहती। राजा को ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि तू हमेशा इस सुंदरी को देखकर फिर क्यों चोरी करता है? यहीं पे पकड़ा गया तो ये मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। तेरा क्यों टाइम पास करता है, क्यों अपना समय व्यर्थ करते हो इसे देखने में? तब चोर ने कहा काश यदि इस सुंदरी को मैं पहले देख लेता तो शायद मैं चोर बनता ही नहीं, पर अब भी यदि इस लड़की से मेरा विवाह हो गया तो मैं चोरी छोड़ दूंगा, क्योंकि मन ही मन मैं इस लड़की से प्रेम करने लगा हूं। किस तरह से राजोद्यान के अंदर ये केरिया तोड़ने को आई थी और हमारी मुलाकात हुई, तब से इसको देखे बिना मुझे चैन नहीं आता है। और चोरी करने के पहले जब मैं इसका मुख देख लेता हूं तो वहां पर मेरी चोरी सफल ही होती है, मैं खाली हाथ नहीं लौटता हूं। राजा सोचने लगा ये तो नगर से रत्नसेन का घर है। खैर, राजा ने उसके बारे में काफी कुछ समझ लिया और अब सोचा कि अब ज्यादा समय व्यतीत करना ठीक नहीं, क्योंकि राजा को भी राज दरबार में गए 3 दिन हो गए थे। इसके मन में अपने प्रति विश्वास जागृत करने के लिए 3 दिन तक राजा उसी वेशभूषा में
इसके साथ ही रहता था और राजा ने इसका मन जीत लिया था। अब वो समय आ गया, राजा ने सोचा कि अब इसे पकड़ना चाहिए और खींच कर लेके जाना चाहिए राज दरबार में, ताकि प्रजा भी देखे कि जिस चोर ने त्राहिमाम मचा के रखी है हमारे पूरे नगर के अंदर, उस चोर को अकेले राजा ने कैसे पकड़ लिया। बस फिर क्या देरी थी, राजा ने चोर के वहीं पे लगी हुई जो तलवार थी वो निकाली और कहा कि सावधान, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं। चोर कहने लगा, तुम कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे हो, क्या कर रहे हो तुम? मैं चोर नहीं, मैं यहां का राजा वीर केतु हूं। राजा ने अपना रूप दिखाया। अब चोर थोड़ा सा घबराया पर डरा नहीं, क्योंकि ये हिम्मत वाला था। उसने भी अपना खड्ग निकाला। राजा की तलवार बड़ी थी पर फिर भी 5 मिनट तक अपने खड्ग से वार करता रहा और अपना वार बचाता रहा। आखिर तलवारबाजी और खड्गबाजी की युद्ध की सीमा रेखा चलते चलते इस तरह से घूमता गया और चारों तरफ उसने दूसरी तलवार निकाल ली और वो खड्ग फेंक दिया और कहने लगा कि अब बराबरी का सामना होगा। क्योंकि चोर चोर तो था पर समस्त कलाओं के अंदर निपुण था। अब राजा से उसने तलवारबाजी से युद्ध करना शुरू कर दिया। और राजा वीर केतु तो वीर थे, उन्होंने तो प्रशिक्षण लिया था। चोर ने तो स्वयं ने सीखा था, पर चोर कम नहीं था, स्फूर्तिला था और उसी की स्फूर्ति की वजह से वो वारंवार राजा का वार बचा लेता था और उनका ये युद्ध आधे घंटे तक चला। आखिर वीर केतु की तलवार इस चोर ने जोर से प्रहार करके हाथ से छुड़वा दी। वीर केतु अब निहत्थे हो गए राजा। अचानक चोर ने उनके गले पर वो तलवार की नुकीली धार रखी और कहा कि अब बोलो महाराज, मैं चाहूं तो तुम्हें एक क्षण के अंदर धड़ से सर तुम्हारा अलग कर सकता हूं, पर मैं कायर और बुजदिल नहीं हूं। निहत्थे आदमी को मैं कभी नहीं मारता हूं, चाहे तुम राजा क्यों ना हो। और उसने अपनी तलवार फेंक दी। द्वंद्व युद्ध शुरू हुआ। ये द्वंद्व युद्ध भी करीब करीब 10 मिनट तक इनका चला। भयंकर, कभी राजा उसके ऊपर तो कभी चोर राजा के ऊपर। और अंत तो गत्वा चोर को राजा ने जो रस्सी टंगी हुई थी वो मारते मारते इस तरह से फंदा उसके गले में डाला और खींच लिया और बोले कि अब तुम बच नहीं पाओगे। और बुरी तरह से फुर्ती के साथ चोर को बांध दिया और खींच कर ले जाने लगे। अब सवेरे का समय होने आ गया था। चोरी करके आए थे, रात को सोने की तैयारी कर रहे थे। 3, साढ़े 3, 4 बजे का समय, पर सो नहीं पाए। राजा ने आक्रमण कर दिया। ये सब कुछ उनका युद्ध चलते चलते भोर होने का समय आ गया था। राजा उसी रस्सी से बंधे हुए चोर को पकड़कर अलग अलग विधियों से लेकर जाने लगे। और जब रत्नसेन के घर की तरफ से वो जाने लगे तो राजा ने कहा, सावधान, अब सुख और चैन की नींद श्रेष्ठी वर्ग तुम सभी ले सकते हो, क्योंकि जो नामांकित चोर था मैंने उसे पकड़ लिया है। सभी श्रेष्ठी लोग राजा की आवाज सुनकर बाहर आए। देखा तो कोई साधारण व्यक्ति रस्सियों से बांधकर एक चोर को लेके जा रहा है। पर जब श्रेष्ठी रत्नसेन ने गौर से देखा तो पहचान गए, ये तो हमारे राजा है। और इस वेश में, इतने में रत्नसेन की बेटी भी आ गई। रत्नसेन की बेटी ने जब देखा, अरे ये तो जिसे मैं प्रेम करती हूं, जिसे मैं चाहती हूं, ये तो वही है। उसने फटाक से अपने पिताजी का हाथ पकड़ा और भीतर लेके गई और कहने लगी कि पिताजी, ये वही लड़का है
जिसे मैं प्यार करती हूं, आप कुछ भी करके राजा के चुंगल से इसे छुड़ाइए। और मैंने आपको पहले ही कह दिया था, जो केरी तोड़ने का प्रशिक्षण मुझे दे रहा है वो एक चोर है। मैंने आपसे कुछ छुपाया नहीं है। पहले जमाने की लड़कियां और आज के जमाने में भी ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपने माँ बाप से कभी भी कुछ भी नहीं छुपाती। उनकी किताब एकदम खुली रहती है, ओपन रहती है, वो सब कुछ बता देती है। और उसने ये भी कह रखा था कि पिताजी, मैं मन ही मन उस चोर से प्रेम करने लगी हूं और मैं विवाह करूंगी तो उसी से करूंगी। पर रत्नसेन ने उसे समझाया, तुम कैसी बात करती हो, हमारी इज्जत, समाज के अंदर हमारा नाम, सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा। तो इसने कहा कि पिताजी, मैं कुछ नहीं जानती, पर उसने भी मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे से शादी यदि मेरी हो गई, विवाह मेरा हो गया, तो मैं चोरी का कर्म हमेशा के लिए छोड़ दूंगा। चोरी तो मैं भी करती हूं, मैं भी तो कैरिया चुरा के लाती थी। चोरी तो चोरी है, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो। तो आप मुझे भी मृत्यु दंड दीजिए, मुझे भी सजा दीजिए। पिता को कन्विंस करने के लिए उसने बहुत कुछ प्रयास किया था और 3 दिन से ये नए चोर की वजह से, मतलब राजा वीरकेतु की वजह से मिल भी नहीं पाए थे। बस ये जब सोती थी तो ये चुपचाप गवाक्ष में आकर राजा के सामने देख के जाता था। राजा कई बार पूछता था, आखिर तुम ऐसा क्यों करते हो? तो इसने राजा को भी कहा था कि मैं मन ही मन इसे प्रेम करता हूं। अब राजा राज दरबार में लेके गया। राजा ने निश्चय कर लिया था कि मैं इसे मृत्यु दंड दूंगा। और रत्नसेन भी राजा के सलाहकारों में से एक था। रत्नसेन वैसे ही पहुंच गया अपनी बेटी की बात सुनकर कि कहीं राजा इसे मृत्यु दंड का घोषित ना कर दे, घोषणा ना कर दे, तो मेरी बेटी तो किसी से भी विवाह नहीं करेंगे। राजा ने देखा कि मेरे पीछे पीछे रत्नसेन भागा चला आ रहा है। रत्नसेन, तुम तो खुश हो जाओ, क्योंकि तुमने ही कहा था ना हम नगर छोड़ के चले जाएंगे। इस चोर को कोई पकड़ नहीं पा रहा है, आज देखो मैंने इस चोर को पकड़ लिया। महाराज, आप सही कह रहे हो, आपने एक बहुत बड़ा और जो असंभव कार्य है वो करके दिखा दिया, पर इस चोर को मृत्युदंड मत दो। मृत्युदंड मत दो मतलब? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? इसने तो सभी प्रजा की जीना हराम कर दिया है, नींद हराम कर दी है, और तुम कहते हो कि इसे मैं मृत्युदंड नहीं दूं? मैंने तो मन ही मन सोच लिया कि मैं इसे मृत्युदंड दूंगा सवेरे। अभी तो भोर भी नहीं हुई है, मैं तो राज दरबार के अंदर सभा बुलाकर इसको मृत्युदंड की घोषणा करने वाला और सबको बताना चाहता हूं कि देख लो ये चोर है। महाराज, इसे अर्थदंड दो, मृत्युदंड मत दो। राजा ने भी उसकी धन संपत्ति तो देखी थी और कहा तो वो तो अर्थदंड तो इसको मैं देने ही वाला हूं, इसकी सारी संपत्ति अब हमारे राज्य की होगी। नहीं महाराज, अर्थदंड इसको आप जो भी दोगे, जितना भी अर्थदंड दोगे, वो सारा अर्थ मैं दूंगा, क्योंकि ये चोर मेरी इकलौती सुंदरी बेटी के प्रति, मेरी बेटी इसके प्रति आसक्त हो गई है और पता नहीं ये उससे प्यार करता है क्या नहीं करता है, पर मेरी बेटी यदि मर गया तो मेरी बेटी हमेशा कुंवारी रह जाएगी, वो किसी से विवाह नहीं करेगी। उसने प्रण ले रखा है और बहुत जिद्दी है। राजा को सब कुछ याद आने लगा और राजा ने कहा कि शायद ये भी तुम्हारी बेटी से प्रेम करता है। मंत्रणा की दोनों ने, पर राजा ने कहा इसे सजा तो मैं दूंगा, इसे मैं नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि चोर की भी बात राजा को याद आई। इसने कहा था यदि मेरा इससे विवाह हो जाता या मैं इसे पहले देख लेता तो मैं चोरी छोड़ दूंगा, और एक मौका सुधरने के लिए तो देना ही चाहिए, पर इसे दंड तो मिलेगा और इसका धूमधाम से विवाह, यही दंड है इसका कि मैं करवाऊंगा तुम्हारी बेटी का और इसका। और राजा ने ये बात अपने तक गुप्त रखी, क्योंकि भोर होने के पहले पहले ही रत्नसेन राजा के पास चले गए थे। इतना लोगों ने देखा भी नहीं था कि बस चोर पकड़ा गया, चोर पकड़ा गया, पर कौन चोर है, राजा स्वयं है या नहीं। राजा ने भी बेस बदल के रखा था। राजा ने आपस में मंत्रणा की और कहा कि ये किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी, ये सिर्फ
मैं, तुम और तुम्हारी बेटी ही जानते हैं। और ये सजा अर्थदंड की तो दूर रही, मैं स्वयं इसका विवाह तुम्हारी बेटी के साथ धूमधाम से कराऊंगा। और ये चोर अब चोर नहीं रहेगा, ये चोर अब इस राज्य का सेनापति रहेगा। जब मृत्यु दंड के बजाय अर्थदंड की बात कही थी ना सेठ ने, और कहने लगा था कि मेरी बेटी मन ही मन इसे चाहने लगी है, तो चोर के आंखों में आंसू आ गए थे। पर दूसरे ही पल चोर हंस पड़ा था। यह रहस्य ना तो राजा को समझ में आया था, ना ही रत्नसेन सेठ को समझ में आया था, पर बात आई गई हो गई थी वो, क्योंकि इनकी मंत्रणा शुरू हो गई थी। अब प्रश्न वेताल ने राजा से पूछा, विक्रमादित्य से, कि हे राजन, तुम बताओ वो चोर पहले रोया क्यों, उसके आंख में आंसू क्यों आए, और दूसरे ही पल वो हंसा क्यों? विक्रमादित्य ने कहा कि हे बेताल, चोर इसलिए रोया क्योंकि पहली बात तो वो उसे मन ही मन चाहता ही था, पर बेटी ने अपने पिता को कन्विंस करके रखा था, और एक पिता अपनी पुत्री के लिए सब कुछ न्योछावर करने के लिए भी तैयार हो जाता है। ये देखकर मुझे अपने आप पर ग्लानि हो रही थी। चोर के मन की बात विक्रमादित्य कह रहे हैं। चोर को अपने आप पर आत्मग्लानि हो रही थी कि मैं कहां चोरी करने लगा, मुझे जानते हुए भी कि मैं चोर हूं, फिर भी इनके मन के अंदर मेरे प्रति कितनी दया भाव और करुणा भाव है, इसलिए उसके आंसू टपक गए। क्योंकि ये सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो गए, अर्थदंड देकर अपना सारा धन भी राजा को देने के लिए तैयार हो गए। मेरे ऊपर इतना उपकार कर रहे अपनी बेटी के लिए, ताकि उसका सुख, उसका चैन कोई छीन ना सके। कितना बड़ा उपकार मेरे ऊपर कर रही है। इनके उपकार से उपकृत होने के लिए, उपकार का बदला चुकाने के लिए यदि मैं अपने शरीर की चमड़ी भी उतार कर जूतियां बनाकर इन सेठ जी को पहनाऊंगा, तो भी मैं इनके ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यह सोच उसके मन में आई थी, और इसलिए उसके आंखों में आंसू आ गए। और दूसरे ही पल हंसा, तो इसलिए हंसा क्योंकि राजा ने रत्नसेन की बातें सब जानी थी, सुनी थी, और रत्नसेन ने कहा था कि आज तक सैकड़ों अच्छे अच्छे घर के लड़के आ गए, पर इसने किसी को पसंद नहीं किया। ये मन ही मन इसे चोर को दिल दे बैठी है, और विवाह इसी से करेगी। उसे अपने भाग्य के ऊपर गर्व होने लगा कि देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, चोर होते हुए भी मेरा भाग्य जबरदस्त है। क्या सैकड़ों अच्छे अच्छे राजकुमारों जैसे विवाह के लिए तरसने वाले, आने वाले इस सुंदरी के पास आए हैं, पर इसने सबको नकार दे दिया और मुझे पसंद किया। मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं। अपने भाग्य के ऊपर गर्व करके वो हंसा। विक्रमादित्य की बात सुनकर वेताल अट्टहास करने लगा कि वाह राजन वाह, तूने सचमुच में कमाल कर दिया, सटीक उत्तर दिया है, मजा आ गया। ऐसा ही हुआ था। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप आज की कहानी मेरे इस YouTube चैनल को लाइक कीजिएगा, और आपसे विनम्र अनुरोध है, कहानी अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे उत्साह को अभिवृद्धित करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखिएगा, और अपनों को फॉरवर्ड करना मत भूलिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।